नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बीच बाजार में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो उम्मीद करते हैं और विश करते हैं कि मार्केट यहां से और बेहतर हो। क्यों? क्योंकि मार्केट बेहतर हुआ है। आज मॉर्निंग में जिस तरह की ओपनिंग हुई थी वहां से एक अच्छा स्मार्ट रिकवरी निफ्टी में देखने के लिए मिल रही है। एक समय निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा गिरा हुआ था और इस समय पर निफ्टी करीब 70 अंक बढ़कर कामकाज कर रहा है। एक समय जहां पर बैंक निफ्टी लाल निशान में बनी हुई थी वो अब हरे निशान में आ चुकी है, 250 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स में भी करीब 240 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी आईटी मॉर्निंग से ही स्ट्रेंथ दिखा रहा था, वो अभी भी 450 पॉइंट ऊपर है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं मार्केट स्मार्ट रिकवरी के लिए तैयार हो रहा है या ये एक महज धोखा है। इसी सवाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सनी अग्रवाल हैं SBI सिक्योरिटी से हेड ऑफ रिसर्च, और साथ ही हमारे साथ अंशुल जैन जी जुड़े हुए हैं हेड ऑफ रिसर्च फ्रॉम लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से। अंशुल जी, सनी सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। सनी सर, पहले मैं यही जानना चाहता हूँ, ये रोज जो इन्वेस्टर्स को के साथ धोखा होता है, रोज एक बार मार्केट जरूर हरे निशान में आने का अटेम्प्ट लेता है या कोशिश करता है। क्या लग रहा है सर, ये कितने फंडामेंटल ट्रिगर इतने खराब हो गए हैं कि हम रोज सुबह उठेंगे और पिटेंगे? Yeah, good morning, Vivek ji, and thanks for having me on the show. आप Definitely, कहीं न कहीं फंडामेंटल के पर्सपेक्टिव से इंडिकेटर्स जो इंडिकेट कर रहे हैं वो मोमेंटम, जो ग्रोथ मोमेंटम है उसमें कहीं न कहीं स्लो डाउन नजर आ रहा है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अर्निंग ग्रोथ, जिसे हम बहुत डिटेल में ट्रैक करते हैं, वहां हमने देखा कि ये क्वार्टर में कोई बहुत अच्छी खास अर्निंग ग्रोथ नहीं देखी। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में इनफैक्ट अर्निंग डाउनग्रेड ही देखी गई है। उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा जो अर्निंग ग्रोथ का मोमेंटम था, जो FY 20 से 24 4 साल हमने देखा कि ईपीएस निफ्टी का डबल हुआ, वो कहीं ना कहीं अब 10 से 12% के एक अर्निंग ग्रोथ का एक अनुमान सीट का लगाया जा रहा है। और उसी के चलते मुझे लगता है कि जब अर्निंग ग्रोथ नहीं आएगी और आप जब एक फेयर वैल्यू के आसपास ट्रेड करोगे, इनफैक्ट कुछ कंपनीज तो 50 के ऊपर के पी मल्टीपल पर चल रही है, तो डेफिनेटली वहां एक जो मोमेंटम है, बाइंग मोमेंटम, उसमें कहीं ना कहीं एक गिरावट डेफिनेटली नजर आती है। एंड आई थिंक आफ्टर अ वेरी रोबस्ट रैली ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर, इट इज अ फेज ऑफ कंसोलिडेशन में भी। जिस तरह से कमेंट्री निकल कर आ रही है कंपनीज की, मुझे नहीं लगता कि दिसंबर क्वार्टर में भी बहुत खास अर्निंग ग्रोथ हमें देखने मिलेगी। और उसी का रिएक्शन हम मार्केट में देख रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जो ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, स्पेशली ट्रम्प साहब के इलेक्ट होने के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, दे आर मूविंग आउट ऑफ इमर्जिंग मार्केट एज अ ट्रेड। जहां हमने देखा है कि इमर्जिंग मार्केट में प्रीडोमिनेटली चाइना का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, वहां से कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बनते नजर आए। एंड आई थिंक ऑल दीज गाइज आर गोइंग बैक टू यूएस इन द एक्सपेक्टेशन कि वहां अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट होता है तो वहां की जो अर्निंग्स है जी। वहां में एक कहीं ना कहीं एक अपग्रेड आते दिखेगा। तो उसके चलते एक जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के ग्लोबल फंड मैनेजर, वो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि डेली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग जारी है। तो अगर आप मुझे व्यू पूछोगे तो मुझे लगता है कि कुछ समय शायद मार्केट 1000 पॉइंट जो निफ्टी है यही बैंड में घूमेगा, मे बी ऑन अ लोअर साइड 23 300 400, जो कि आई थिंक एक बहुत बड़ा सपोर्ट है एज पर अवर जी। टेक्निकल टीम। और ऊपर जी। में मे बी 24 500 600 का जो बैंड है, ये जो 1000 पॉइंट की रेंज है, इसी में निफ्टी ट्रेड करेगा। बट हैविंग सेड दैट, देर आर वेरी फ्यू सिलेक्ट कंपनीज जहां हमने थोड़ी बेहतर अर्निंग आती देखी है। तो इट्स मोर ऑफ अ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रादर देन जो पहले देखते थे कि कोई भी एक सेक्टर होता था उसी में से सब स्टॉक चलते थे। अब वो मुझे लगता है कि समय नहीं रहा है। मे बी अब 1 2 महीने तक शायद एक 1000 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेशन हम होते देखेंगे। बिल्कुल, तो कंसोलिडेशन का फेस है सनी सर के हिसाब से, लेकिन अंशुल जी, टेक्निकली चार्ट पर क्या डेटा बोल रहा है, क्या कुछ लग रहा है सर? स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा विवेक जी। सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है 51,750 पे। बैंक निफ्टी लॉन्ग करने 52,153 का हाई बना है। यहाँ से हमको अभी भी तेजी दिख रही है, क्योंकि अगेन डेटा जो हम लास्ट वीक भी डिस्कस करते आ रहे थे, नियर अबाउट 1 इंच हम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड से ऊपर है। 7,20,000 पे ओवरसोल्ड होता है, 6,40,000 कॉन्ट्रैक्ट करीब खड़े हैं। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। 24,040 का सपोर्ट था निफ्टी पे जो होल्ड हुआ है। तो ऊपर का पहला टारगेट 24,270 275 बनता है, जो प्रोबेबली आज के सेशन में हम एक आध घंटे में हिट कर लेंगे। बट ओवरऑल जो टारगेट दिख रहा है वो मुझे 24,500 का दिख रहा है। तो यहाँ से जो कल की क्लोजिंग थी वहां से नीचे जाने 50 60 70 पॉइंट था, जो इमीडिएटली सुबह हो गया। अब ऊपर जाने के लिए काफी अच्छी जगह है। तो यहाँ से भी मान के चलिए कि
समवेयर अराउंड 250 पॉइंट की निफ्टी पे अपसाइड मिल सकती है। वहीं बैंक निफ्टी पे पहला टारगेट रहेगा स्पॉट पे 52,070 का, और ये निकलता है तो फिर हम कहीं भी 52,500 52,600 तक जाते हुए दिखेंगे। अंशुल जी, वैसे कभी मतलब इतना बुलिश इजीली होते नहीं हैं, और आज बुलिश हुए तो ये बड़ी अच्छी बात है। मार्केट का पहला इंडिकेटर तो मेरा यही ऑन हो गया है। आज बाजार बोलता है, इसमें एफआईज डीआईज का डेटा क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं। वैसे तो एफआईज सेलिंग कर रहे हैं, डीआईज बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोमेंटम कितना बड़ा है वो एक बार देख लेते हैं। तो एफआईज का जो सेलिंग था फ्राइडे के सेशन में वो 3400 करोड़ रुपए का, और डीआईज का जो बाय था वो करीब 1748 करोड़ रुपए का था। तो एफआईज की जितनी सेलिंग थी उसकी 50% बाय तो डीआईज कर पाए, लेकिन अब डीआईज भी कहीं ना कहीं हद तक थकते नजर आ रहे हैं। अब ब्रेक लग चुका है उनकी खरीदारी के मोमेंटम पर। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल इंडिसेस का हाल, क्योंकि चाइना खराब तो इंडिया अच्छा, ये अब एक कोरिलेशन चल रहा है। आज वही दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। चाइना आज नेगेटिव है, हैंसेंग 2% नीचे है, चाइनीज़ मार्केट भी नीचे है। डाउ भले ही हरे में बंद हुआ था फ्राइडे को, निकाई फ्लैट है, और कोस्पी में करीब 1% की गिरावट। तो एशियन मार्केट खराब तो इंडियन मार्केट थोड़ा आज बेहतर हुआ। एक बार देख लेते हैं कि बाकी जो टॉप गेनर्स और लूजर्स हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में भी दम दिखा रहे हैं या अच्छा चल रहे हैं। तो उसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर आफ्टर रिजल्ट्स काउंटर पर इम्पैक्ट, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग यहाँ पर करीब 9.5% का इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। आईटीआई जिसको कि 3000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की बात है, उसकी वजह से काउंटर लगातार दूसरे दिन आज बाउंस बैक दिखा रहा है, 8.25% ऊपर है। समाही होटल यहाँ पर करीब 7% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। साथ ही पीएनबी हाउसिंग करीब 6.5% काउंटर ये ऊपर दिखाई दे रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं जहां पर कि आज बढ़ी हुई मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो आरती इंडस्ट्रीज़ यहां पर 9% की गिरावट, एडवांस एंजाइम यहां पर करीब 9%, एशियन पेंट आफ्टर रिजल्ट्स खराब नतीजे आए हैं 8% नीचे है, और साथ ही मैपमाई इंडिया यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट 7.5% ये काउंटर नीचे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कुछ एक काउंटर है जो कि मार्केट की स्ट्रेंथ अगर आ भी रही है तो वहाँ से कोई स्ट्रेंथ ले नहीं पा रहे, क्योंकि इनके अपने ट्रिगर्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उनका इम्पैक्ट काउंटर्स पर। लेकिन कुछ एक ग्लोबल खबरें जो कि इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी और जो चल भी रही हैं, उसमें से सबसे पहला जो रहेगा आंकड़ा वो तो रहेगा वेडनेसडे को जब अमेरिका में सीपीआई डेटा आएगा। हालांकि अब तो रेट कट करना शुरू कर ही दिया है फेड ने, लेकिन सीपीआई डेटा में जितना इंटरेस्ट रेट जितना इन्फ्लेशन वहाँ पर कम होगा उतना ही इंटरेस्ट रेट कट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। साथ ही अगर देखें तो यूक्रेन ने रूस पर 34 ड्रोन कल दागे हैं, और ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट था जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे। और दूसरा एक नेगेटिव इम्पैक्ट और कि बुधवार को ट्रंप और बाइडेन की मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि बाइडेन ने कहा है कि वो ट्रंप को समझाएंगे कि रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ देते रहें और पैसा खर्च करते रहें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ट्रंप कितना समझ पाते हैं उनकी बात को। सनी सर कितना समझ पाएंगे? अगेन बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, कितना समझ पाएंगे, बट जिस तरह से सर जिन्होंने ट्रम्प मैनिफेस्टो ही जो जीते ही इस थीम पर है कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, वो सुनेंगे इस बात को, और ये मार्केट सुनेगा अगर उन्होंने गलती से समझ लिया और उन्होंने एक बाइट भी दे दी, जैसी वो अक्सर थोड़ी फैंसी बाइट दे देते हैं कि हाँ देखते हैं सोचते हैं, मार्केट तो उसी पर सारे जियोपॉलिटिकल रिस्क फिर क्रिएट हो जाएगा। यस डेफिनेटली, जिस तरह से आपने बहुत सही कहा कि जो ट्रम्प साहब की जो मैनिफेस्टो है या उनके जो इलेक्शन स्पीच थे, उसमें ये काफी क्लियर था कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है उसे वो खत्म करने में काफी हेल्प करेंगे। तो मुझे लगता है कि आई होप कि ही विल स्टिक बाय दैट। और जिस तरह से पोस्ट विक्ट्री भी उन्होंने जिस तरह से एक या दो स्पीच दी है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ट्रम्प है वो ये जो वॉर है इसे खत्म करने के फेवर में ही है। लेट्स सी क्या आउटकम आता है। आई होप कि जो ट्रम्प साहब की जो मैनिफेस्टो थी उसे वो उस पर वो स्टिक करेंगे, एंड दैट इज समथिंग विच सीड इज ऑल्सो डिस्काउंटिंग की कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है रशिया यूक्रेन फ्रंट पर वो कहीं खत्म होती नजर आएगी, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इसमें कहीं ना कहीं डील होते दिखेंगे हम। और जो ग्लोबली जो इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है, वेदर इट इज रिलेटेड टू व्हीट या क्रूड, उससे कहीं ना कहीं थोड़े कम होने में मदद होगी पोस्ट दिस, अगर ये वॉर खत्म हो जाता है तो। बिल्कुल। अंशुल जी, एक और आपसे डेटा भी शेयर करूंगा, उसके बाद रिएक्शन पूछूंगा। चीन के उम्मीद से कम रहा राहत पैकेज, जिसकी वजह से हमने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे तेज गिरावट देखने के लिए मिली।
फ्राइडे को उनका पैकेज आया था जिसमें कि उन्होंने स्टेट सॉवरेन बॉन्ड्स वगैरह जो कुछ उनको राहत दी है कि आपके जो हिडन जो कर्ज हैं, जो भी हिडन आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर कर लीजिए। $840 बिलियन का ये पैकेज था। हालांकि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बड़ा पैकेज आएगा या एक फ्रेश पैकेज आएगा। ये पैकेज तो उन्होंने पहले ही घोषित कर रखा था, तो मार्केट ने इसको डिस्काउंट भी किया हुआ था, लेकिन नया पैकेज कुछ आया नहीं। पुरानी पैकेज में भी उतना बड़ा अमाउंट नहीं देखने के लिए मिला। सर चाइना गिर गया है आज उस वजह से, कैसे देख रहे हैं सर कमोडिटीज़ काउंटर को, लाइक मेटल और क्रूड ऑयल से जुड़े हुए काउंटर्स को? देखिए, चाइना से रिलेटेड जो सवाल है विवेक जी, मैं एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके पास पैसा है बाजार में लगाने के लिए, तो आप किसके पास लगाएंगे? मुकेश अंबानी के पास कि जैकमा के पास, जिसको चाइना एक दिन में गायब कर देता है? तो मेरा पैसा कहाँ सुरक्षित रहेगा? 19-20 इंडियन मार्केट में शेयर ऊपर नीचे चले वो अलग चीज है, बट चाइना में तो कब वो प्रमोटर गायब हो जाएगा, कब उसकी कंपनी गायब हो जाएगी, जरा सा वो जिनपिंग को छींक आ जाए तो पता चला 2-4 प्रमोटर ही गायब कर दिए, तो मेरा तो पूरा पैसा ही गायब हो जाएगा। तो जो थियरी चल रही थी मार्केट में, इंडियन मार्केट से पैसा निकल के चाइना में जा रहा है, चाइना में कोई पैसा वैसा जाएगा नहीं, सब यहीं रहेगा। टिप आई है, सेलिंग आई है, कैश पे बैठे हैं, नए लीडिंग सेक्टर दिख रहे हैं जिसमें मेटल्स दिख रहे हैं, बैंकिंग दिख रहे हैं, आईटी सरप्राइजिंगली रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करने लगा है, तो आईटी में भी पैसा फ्लो हो रहा है। तो आप मनी फ्लो देखेंगे तो इन 3 सेक्टर्स में हो रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंती से आप नॉन फेरस मेटल लीजिए। स्टील में टाटा स्टील बहुत दब चुका है, नियर अबाउट बॉटम लेवल पे है, जो बड़ा मंथली चार्ट पे रीटेस्ट होना था 131 के आसपास, उसके आसपास आके खड़ा है। एग्जैक्टली टच होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। तो 145 रुपए से आप एटलीस्ट 25% क्वांटिटी 131 रुपए तक बाई करके चलिए। 131 के रीटेस्ट के बाद टाटा स्टील अपना नया ऑल टाइम हाई 200 सवा 200 की तरफ बढ़ेगा, तो ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हिंडाल्को खराब रिजल्ट जो अमेरिका में आया उसकी वजह से पिटा है, लेकिन मेजर सपोर्ट जोन अभी भी होल्ड करके चल रहा है 649 का, तो यहाँ भी मेरे को वापस से नया हाई 700 सवा 700 का दिख रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम अब थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है, सेकंड डे ऑफ करेक्शन हो सकता है 5-7-8 दिन यहाँ पे साइडवेज जाए, बट इवेंचुअली 1-2 हफ्ता कंसोलिडेट करके वो भी अपना अपट्रेंड रिज्यूम करेगा। तो मेजोरिटी पैसा जो अभी सेलिंग से एफआईआई के पास कैश पड़ा हुआ है, आप मान के चलिए लार्ज कैप्स में फ्लो होगा, जिसमें मेटल और बैंकिंग में सबसे ज्यादा पैसा फ्लो होगा। एचडीएफसी बैंक में देख लीजिए, अप कैंडल्स पे बड़े वॉल्यूम है, डाउन कैंडल्स पे कम वॉल्यूम है, तो ये भी दिखा रहा है कि इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन है। इसके अलावा एक चौथा सेक्टर है मिड कैप फार्मा का, यहाँ पे बड़ा पैसा फ्लो होता हुआ दिख रहा है। लार्ज कैप से निकल रहा है लेकिन मिड कैप में फ्लो हो रहा है। तो पार्ट ड्रग जो मैंने बताया वो तेज चलता हुआ दिख रहा है। शिल्पा मेड में आज फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। एलेम्बिक भी पैटर्न डेवलप कर रहा है ब्रेकआउट के लिए, तो मिड कैप फार्मा में भी अच्छी तेजी डेवलप हो सकती है। बट अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये समय नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप प्ले करने का, आप लार्ज कैप की तरफ जाइए। मिड कैप स्मॉल कैप इस समय एक्सपर्टीज चाहिए जो रिटेल के पास नहीं होती है। जब एकदम से मिड कैप इंडेक्स अप ट्रेंड में आ जाएगा तब आप कुछ भी ले लेंगे तो एटलीस्ट आपको एक निकलने का मौका मिलेगा, बट इस समय मिड कैप स्मॉल कैप में मार्केट आपको बहुत हार्डली पनिश करेगा। तो इन लार्ज कैप स्टॉक्स में रहिए। इन्फोसिस हो गया, परसिस्टेंट हो गया, हिंडाल्को हो गया, नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, टाटा स्टील हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये 5-7-8 स्टॉक अगर आप लेके रखते हैं तो 3 महीने में अच्छा पैसा बनाएंगे। जी अंजुली, अब लेने की तो हिम्मत लोगों की बची ही नहीं है। ज़्यादातर सवाल लोगों के आते हैं कि फंस चुके हैं, और वो 90% तो लोग मिड कैप स्मॉल कैप में ही फंसे हैं। सर आपका ये एक्सपर्टीज़ लेंगे, अभी बहुत सारे दर्शक हैं क्यू में, उनके सवाल लेंगे सभी के। लेकिन सनी सर, एक और इम्पॉर्टेंट खबर कि चीन से स्टील इंपोर्ट भारत का बढ़ गया 42% फर्स्ट हाफ में, और ख़ास तौर से उसमें जो बाकी देश भी हैं उसमें साउथ कोरिया, जापान, यहाँ से भी इंपोर्ट काफ़ी बढ़ गया है। सर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने को लेकर पहले भी मिनिस्ट्री में बात हुई थी, अटकलें लग रही थी, लेकिन कुछ क्लैरिटी निकल कर नहीं आई। लेकिन मैं लास्ट वीक में कुछ स्टील के लोगों से बात कर रहा था, मेटल के लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे अटकलें तो अभी भी बहुत गर्म है, कभी भी शायद नोटिफिकेशन आ सकता है, बातें इंडस्ट्री कर रही है। सर क्या लगता है, अगर ये सेफगार्ड ड्यूटी लग जाती है तो ये स्टील कंपनीज कितना रिकवर हो पाएंगे? स्टील के काउंटर, टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू टाइप के काउंटर? ये डेफिनेटली ये जो इंपोर्ट की जो प्रॉब्लम है चाइना से, इसको बहुत क्लियरली कंपनीज ने भी हाईलाइट किया है। रिसेंटली टाटा स्टील ने भी कहा था कि जिस तरह के मार्जिन पर हम अभी काम कर रहे हैं, टाटा स्टील काम कर रहा है, ये मार्जिन पर फर्दर एक्सपेंशन करना इंडिया में पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली
जब तक चाइना में ट्रबल है, ग्रोथ की इश्यूज है, वो ग्लोबली कहीं ना कहीं अपनी कमोडिटीज डम करते नजर आएगा। एंड दैट इज द रीजन वी आर सीइंग कि जितनी भी स्टील कंपनीज है, स्पेशली फेरस साइड में, वहाँ मार्जिन्स में प्रेशर बना हुआ है और रिजल्ट भी वही दर्शा रहे हैं। Any levy of import duty will definitely be positive for domestic steel companies. ये क्या हद तक इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, टू दैट एक्सटेंट प्राइस हाइक करने का कहीं ना कहीं जो एक स्कोप है, जितनी भी डोमेस्टिक स्टील कंपनीज हैं उन्हें वहाँ प्राइस हाइक करने का मौका मिलेगा। और टू सम एक्सटेंट मार्जिन एक्सपेंशन का भी, जब हम मार्जिन एक्सपेंशन की बात करते हैं, EBITDA पर टन की बात कर रहा हूँ मैं, वो कहीं बिल्कुल। ना कहीं बढ़ने की उम्मीद मैं रखता हूँ। कमिंग टू कि ये स्टॉक में क्या होगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्लोबल स्लोडाउन है और जिस तरह से चाइना का डंपिंग है, तो स्टॉक प्रेशर में रहेंगे। विद इन मेटल पैक, एल्यूमिनियम इज अ कमोडिटी जहां हम देख रहे हैं कि क्लोज टू लाइफ हाई ट्रेड हो रहा है। अगर मैं ग्लोबल एल्यूमिनियम प्राइस की बात करता हूँ, क्लोज टू $2600। एंड दैट इज द रीजन हम देख रहे हैं कि नाल्को और हिंडाल्को में रिलेटिवली बेटर स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू दी अदर मेटल कंपनीज। तो at a current juncture, looking at prices of global commodity prices, I think Nalco and Hindalco is better place. बट अगर कोई कंट्रा बेट लेना चाहेगा विद इन मेटल पैक, तो ऑन स्टील साइड तो मुझे लगता है कि जो थोड़े से जहाँ ग्रोथ बेहतर है, जैसे श्याम मेटालिक हो गया, फॉर दैट मैटर, जहाँ हम देख रहे हैं कि काफी सारी कैपेसिटी उनकी ऑन स्ट्रीम जा रही है, या फॉर दैट मैटर जो स्पेशलाइज स्टील की कंपनी है, जिंदल स्टील एंड पावर, ऐसी कुछ कंपनीज पे मैं ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने की राय दूंगा। एट द सेम टाइम वेदांता एंड हिंदुस्तान जिंक इज समथिंग वेयर बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हम होते देखेंगे अगले 6 महीने में। तो ये कुछ कंपनीज है जो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। जी, सर ने बता दिया कि मेटल में कौन सी कंपनीज हैं जहां पर कि फोकस किया जा सकता है। अंशुल जी, मैं एक खबर चावल से रिलेटेड पढ़ रहा हूँ, सर चावल के काउंटर एक बार देख लीजिएगा। चावल की खबर यह है कि भारत में चावल की इन्वेंट्री करीब 3 करोड़ टन पर पहुंच चुकी है। एफसीआई का ऐसा डेटा है। और चावल की इन्वेंट्री सरकार ने जो टारगेट रखा था उससे 3 गुना पर पहुंच चुकी है। अब बेहतर मानसून हुआ और जो चावल पर जो एक्सपोर्ट पर कर्ब्स लगे हुए हैं उसकी वजह से डोमेस्टिकली चावल की सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका इम्पैक्ट है कि वहाँ पर चावल की पैदावार भी अच्छी हो रही है, सप्लाई भी ज़्यादा है। तो उसका इम्पैक्ट है कि एफसीआई के पास अब जगह नहीं है चावल रखने की। अब माना यह जा रहा है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, जब इतनी अच्छा ये इंडस्ट्री आ गई है इस लेवल पर, प्रोडक्शन के लेवल पर, तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट बैन हटाना पड़ जाए सरकार को और पूरी तरह से अब ये फ्री हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। सर कैसे देख रहे हैं अगर ये एक्सपोर्ट बैन हट गया? केआरबीएल, दावत, कोहिनूर फूड्स, चमनलाल सेठिया, ये कुछ एक चावल के काउंटर हैं, इन पर मूव किस तरह का बनेगा? अंशुल जी। जी सर, जी। देखिए, चमनलाल सेठिया CLSEL के नाम से आती है। ये स्टॉक बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर पे बिल्ड हो रहा है। वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था 52 हफ्ते का, वहां से सेकंड एक्सटेंडेड मूव है और कंसोलिडेशन में है वीकली चार्ट पे। यहाँ से जब तक ये स्टॉक 346 के आसपास सस्टेन कर रहा है, हाई लाइकली है कि इसमें आपको 450 455 तक के टारगेट मिलेंगे। तो आउट ऑफ द 4 नेम्स जो आपने लिए हैं, सबसे बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर और उससे भी बेहतरीन वॉल्यूम स्ट्रक्चर, जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी दिखनी चाहिए वॉल्यूम्स पे, वो CLSEL में दिख रहा है। तो ये स्टॉक आप रख सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। ऊपर में लगभग 425 से 440 के टारगेट मिलेंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर। जी सनी सर, आपको क्या लगता है सर, चावल कंपनीज पर क्या रहेगा? क्या सरकार अब एक्सपोर्ट हटा देगी, ये जो एक्सपोर्ट बैन जितने भी लगे हुए हैं, क्योंकि अब प्रोडक्शन भी ठीक है, आपके पास रखने तक की तो जगह नहीं है, एक्सपोर्ट ही कर दीजिए, पैसा कमाने दीजिए। विवेक जी, मुझे लगता है कि जो राइस का जो ट्रेड है उसे रादर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, उससे बेहतर है कि जो ब्रांड का प्ले है उसे प्ले करना चाहिए। एंड विद इन राइस सेक्टर मुझे दावत जो है LT फूड्स, इसमें काफी भरोसा लगता है। जिस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट पिछले 4 साल में डिलीवरेज हुई है, जिस तरह से इनके मार्जिन एक्सपेंड हुए हैं, एट द सेम टाइम इनका जो प्रेजेंस है इंडिया एज वेल एज US मार्केट में थ्रू रॉयल, और स्नैक्स में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन चल रहा है। तो जो दावत LT फूड्स है, मैं उसके थ्रू ये राइस सेक्टर को प्ले करना चाहूंगा।
एंड सेकंड इम्पोर्टेंट इज चमनलाल सेठिया, जिसके ऊपर अंशुल जी ने भी कहा, हालांकि छोटी कंपनी है विद इन राइस प्ले, दैट इज द वन प्लेयर विच आई लाइक। केआरवीएल यूज्ड टू बी वन टाइम फेवरेट, बट बीच में कुछ प्रमोटर को लेकर के जो दिक्कत हुई थी, उसके चलते स्टॉक में हम देख रहे हैं कि ऑफलेट परफॉर्मेंस स्टॉक में भी और फाइनेंशियली भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो एट अ करंट जंक्चर अगर मुझे राइस इंडस्ट्री को राइड करना है तो एलटी फूड इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड इन माय पोर्टफोलियो।